गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर जो पार्ट 2 बुक पीपल एंड इकॉनमी इन इंडिया लेवल, उसके जो भी इम्पॉर्टेंट मैप वर्क की जो प्लेसेस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो को देखने से पहले अपने पास ब्लैंक मैप ज़रूर रखें और वीडियो को पॉज करके जो भी प्लेसेस डिस्कस की जा रही हैं उन सभी प्लेसेस को मैप में मार्क कीजिए और जिससे प्लेसेस साथ साथ रिवाइज भी होती रहें। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला मैप प्राइमरी एक्टिविटी में से है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ जो नेचर के साथ कनेक्टेड है, मतलब नेचर से अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन करती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसे पहले सबसिस्टेंस गैदरिंग में साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा जो मीनिंग है, और उसके बाद मैप में जो प्लेसेस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, फर्स्ट वन, सबसिस्टेंस का मीन्स होता है सेल्फ कंजप्शन। ओके। गैदरिंग मीन्स होता है टू कलेक्ट, प्रोसेस टू कलेक्ट। ओके। तो सिंपली सबसिस्टेंस गैदरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द मटीरियल, ओके, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द मटीरियल, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग, और वट एवर द मटीरियल वी आर गोइंग टू कलेक्ट, तो वो सारा किसके लिए यूज़ करेंगे? सेल्फ कंजप्शन के लिए। उसको बोल देते हैं सबसिस्टेंस गैदरिंग, जिसके लिए लो टेक्नोलॉजी, लोअर प्रोडक्शन, ओके, एंड वट एवर द मटीरियल जो आप कलेक्ट करोगे आसपास से, उसको आप अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी सेल्फ की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप उसको कलेक्ट करोगे। चलिए एरियाज़ देख लेते हैं, और इस एरियाज़ को एक लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि ये एरिया यहीं पे ही क्यों है। देखिए सिंपल, जो गैदरिंग एक्टिविटी है वो गैदरिंग एक्टिविटी में क्या होते हैं? फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, और भी जो भी जैसे वुड हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको फॉरेस्ट एरिया से मिलेंगी वो गैदरिंग के अंदर आती हैं। ठीक है। जो फिशिंग पार्ट है, फिशेस हैं, वो भी कलेक्शन के अंदर ही आती हैं, वो भी गैदरिंग वाला पार्ट है। ओके। अनदर वन, हमेशा ही जो आपकी गैदरिंग एक्टिविटी है वो आपको फॉरेस्ट एरिया में मिलेगी, और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? एक अलॉन्ग द इक्वेटर, 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री के आसपास क्यों मिलता है? इक्वेटर के आसपास, क्योंकि इक्वेटर के आसपास दो कंडीशन सबसे सूटेबल होती हैं, प्रॉपर सनलाइट होती है और प्रॉपर रेन होता है। और जहाँ रेन और सनलाइट दोनों प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारा इक्वेटर के आसपास का एरिया है, और इस एरियाज़ में कुछ एशिया का पार्ट पड़ता है एंड अफ्रीका का सेंट्रल एरिया है, और उसके बाद साउथ अमेरिका का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। चलिए वन बाय वन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कौन कौन से एरियाज आर देयर। साउथ अमेरिका में ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं अमेजोन बेसन। अमेजोन एक रिवर का नाम है, ठीक है, और वहाँ पे ये एरिया है एंड काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, और जहाँ फॉरेस्ट होंगे गैदरिंग एक्टिविटी अपने आप यहाँ पे मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है। यदि आपको इस एरिया को बताना है तो आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ अमेरिका और अमेजोन बेसन एरिया बोल सकते हैं। ओके। आप इक्वेटर वाइज भी लिख सकते हैं कि एरिया अलॉन्ग द इक्वेटर इन अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट वन अफ्रीका का है, ये अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट आता है, और यहाँ पे नेम ऑफ द रिवर इज़ जेरे, तो ये जेरे बेसन एरिया है। ठीक है। इस एरिया में भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, और डेंस फॉरेस्ट एरिया में आप क्या कर सकते हो? गैदरिंग एक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाती है। ओके। आगे ये एरिया साउथ ईस्ट एशिया है, ये पूरा एशिया है, ये नॉर्थ, इस साइड ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये कौन सा एरिया हो गया? साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है, तो पापुआ गिनी, तो ऑल दोज एरियाज इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, जहाँ भी गैदरिंग एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पे होती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो
एशिया के इंडिया के ईस्टर्न साइड, और इसको हम ईस्ट एशिया बोल सकते हैं, और जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो भी सेवन सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की, उसके साथ ही म्यांमार, बर्मा है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, उसमें भी कुछ एरियाज़ किसके अंदर आते हैं, गैदरिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। अभी यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना एक लाइन है, मतलब जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करता है इस एरिया से 23.5 के ऊपर, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी सनलाइट और रेनफॉल का अच्छा प्रोसेस रहता है, और जो ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे, उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का ये कौन सा साइड है, ये नॉर्थ अमेरिका का नदर्न साइड है। इसको आप नदर्न कनाडा भी बोलते हैं, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में 2 मेन कंट्री हैं, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, तो इसको आप नदर्न साइड ऑफ कनाडा भी बोल सकते हैं। नदर्न कनाडा इस एरिया में आएगा। ओके, अनदर वन है यूरोप और एशिया का एक कॉमन फ्रंटियर पार्ट है, ठीक है, और यूरोप और एशिया के कॉमन और कंबाइंड पार्ट को बोलते हैं यूरेशिया, EURASIA, मतलब हाफ पार्ट एशिया का है और हाफ यूरोप का है, तो दोनों कंबाइन करके एक टर्म है यूरेशिया। और ये यूरेशिया का कौन सा साइड है, नदर्न, इसको नॉर्दर्न यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया भी फॉरेस्ट के अंडर आता है, और इस एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर गैदरिंग एक्टिविटी को किया जाता है, ठीक है। होप ये सारे एरियाज क्लियर हो गए होंगे, और इस टाइप की एक्टिविटी का नाम है सबसिस्टेंस गैदरिंग। ओके, नाउ आगे चलते हैं सेकंड वाले मैप के ऊपर। सेकंड मैप जो है वो है नोमैडिक हर्डिंग का। बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग जो एक्टिविटी है ये पेस्टोलिज्म के अंदर आती है। पेस्टोलिज्म को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट्स जो हैं पेस्टोलिज्म के। फर्स्ट वन होगा नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है। और नोमैडिक हर्डिंग सबसिस्टेंस लेवल पे होती है, कमर्शियल होती है प्रॉफिट पर्पस के लिए, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड है। चलिए अभी ये नोमैडिक हर्डिंग है, नोमैडिक हर्डिंग को देख लेते हैं। पहले नोमैडिक हर्डिंग होता क्या है। नोमैडिक मीन्स होता है नोमैड्स। नोमैड्स होते हैं द कम्युनिटी और द पीपल हु आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, शिफ्ट करते हैं अपने एनिमल के साथ, ठीक है, एनिमल के साथ। वाई सो एंड वाई डू दे शिफ्ट, क्यों करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने एनिमल्स के लिए जो रिक्वायर कंडीशंस होंगी, सूटेबल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, वेदर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे सारी चीज़ें जिस एरिया में सूटेबल मिलेंगी तो उसी एरिया में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे हर्डिंग एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे स्केल पे होने वाली है, ठीक है, और इस चीज़ को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वन जो इसमें नोमैडिक हर्डिंग में जो प्लेस मिलेगी, नोमैडिक हर्डिंग में फर्स्ट प्लेस यहाँ पे दी हुई है, जैसे मैंने बता दिया नोमैड्स होते हैं मतलब द कम्युनिटी कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। हर्डिंग मीन्स होता है टू डोमेस्टिकेट, मतलब किसी एनिमल्स को या कैटल, काउ, हॉर्स, गॉड, शीप, है ना, उनको हर्ड करना, मतलब उनको डोमेस्टिकेट करना फॉर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए प्लेसेस देख लेते हैं। फर्स्टली जो सबसे पहली प्लेस आएगी वो प्लेस आपकी आने वाली है अफ्रीका का नदर्न पार्ट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका कौन सा साइड है, नदर्न अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का जो कौन सा एरिया है, ये है सहारा अफ्रीका कैन बी रिटन, ओके। एंड दिस वन, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया बेसिकली ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है, ये ईस्ट अफ्रीका है, ये वेस्ट अफ्रीका है, और वेस्ट और साउथ के बीच में इसको हम साउथ वेस्ट अफ्रीका बोल सकते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीकन एरिया, ओके। अनदर वन, ये आप ईस्टर्न साइड में देख सकते हो, यहाँ इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न के तरीके से दिख रहा है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट कंट्री यहाँ पे है केनिया, ठीक है। अनदर वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में, यह है मेडागास्कर। विच वन, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर एरिया है। आगे उसके बाद यदि हम और देखें एशिया का कुछ पार्ट है, तो ये पूरा एरिया यहाँ पे है, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिसुला। अरेबियन पेनिसुला, पेनिसुला दिख रहा है ना, क्यों पेनिसुला, कौन सा, पेनिसुला एक लैंड होती है जो 3 साइड से वाटर से कवर होती है, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, तीनों साइड से लैंड से कवर है, 4 साइड इज कनेक्टेड विद द लैंड मास, इसको हम बोल देते हैं पेनिसुला, ओके। और अरेबियन पेनिसुला है, इसके साथ ही ये कुछ ईरान का एरिया आ गया, पाकिस्तान का एरिया आ गया, उसके बाद अफगानिस्तान का एरिया है। देन हियर
इज़ अ पार्ट ऑफ मंगोलिया। तो ये सारे एरिया कम्स अंडर किस में, नोमैडिक हर्डिंग। एक चीज़ और इसमें लॉजिक एक याद रखना है, नोमैडिक हर्डिंग कहाँ होगी, नोमैड्स मीन्स क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन किसकी, लाइव स्टॉक की, ठीक है, कैटल की डोमेस्टिकेशन करनी है। और डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, फॉडर। फॉडर कहाँ मिलेगा, इन ग्रास लैंड, ठीक है, इन्हें ग्रास लैंड में मिल जाएगा। या दूसरी चीज़ फॉरेस्ट, जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स वगैरह जो आपके कैटल्स होंगे वो यूज़ करेंगे टू कंज्यूम, ठीक है। तो इसलिए वो सारे एरियाज ही इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो 20 डिग्री एरियाज़ में, 20 से ऊपर यानी कि 20 टू बेसिकली 30-35 वाले एरियाज़ में आप ये सारा एरियाज़ में देख सकते हो आपको सेम क्लाइमेटिक कंडीशन मिलने वाली हैं। इसके ऊपर 40 के अबव भी आपको टेम्परेट ग्रास लैंड मिलेंगे। उस ग्रास लैंड एरियाज़ में जो फूड अवेलेबिलिटी है फॉर द कैटल्स वो बहुत अच्छी होने वाली है। अनदर वन सेम लैटिट्यूड इन द सदर्न साइड आल्सो, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना। मेडागास्कर इज आल्सो ऑन द सेम लैटिट्यूड। जब लैटिट्यूड सेम होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम होने वाली हैं, और सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में सेम टाइप ऑफ ग्रास और फॉरेस्ट और जो फॉडर होगा एनिमल के लिए वो मिलेगा। क्लियर, ओके। अनदर वन इज़, यदि हम एशिया की बात करें, एशिया और यूरोप का कॉमन पार्ट है जिसको बोलते हैं यूरेशिया, तो नदर्न यूरेशिया भी कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है, ये आता है नोमैडिक हर्डिंग एक्टिविटी के अंदर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो कोई भी प्लेस को याद रखना है तो थोड़ा लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि यही एरिया क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिंक बनाना है उस एक्टिविटी के साथ कि उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रास है, ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, क्या हैं। तो उसकी हेल्प से तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा एरिया को आइडेंटिफाई करना। तो लैटिट्यूड चेक कीजिए वहाँ पे कौन सी कंडीशन मिलती है, उसके साथ कौन सी टाइप का फॉर्डर लिंक्ड होगा, ओके। तो जहाँ वहाँ पे प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। इनको क्रैम नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के ऊपर। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में पहला कमर्शियल इज़ फॉर मेकिंग प्रॉफिट। लाइवस्टॉक जो कैटल, काउस और शीप, गॉट, ये सारी चीज़ें कम्स अंडर लाइव स्टॉक। आगे है रेयरिंग होता है डोमेस्टिकेशन। तो सिंपल पार्ट इज कि ये एक्टिविटी नोमैडिक हर्डिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सबसिस्टेंस के लिए होती है, ये होती है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। अभी एरियाज देख लेते हैं कौन से एरिया हैं। अरे एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ये भी लाइव स्टॉक रेयरिंग है। लाइव स्टॉक रेयरिंग के लिए मेन चीज़ क्या होती है, फॉडर, और दूसरा क्या होता है, क्लाइमेट, ओके। फॉडर सबसे इंपॉर्टेंट है, और फॉडर क्या होता है इसके लिए, ग्रास लैंड्स, ठीक है। लेकिन नोमैडिक हर्डिंग में सारे ग्रास लैंड क्या होते हैं, नेचुरल, लेकिन जहाँ पे क्या होते हैं, ओन्ड मीन्स जो ह्यूमन और जो फार्मर्स और जो डोमेस्टिकेटर्स हैं जो कैटल को रियर करते हैं वो अपने खुद के ग्रासलैंड ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ग्रास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जितने भी एरियाज ग्रासलैंड्स वाले हैं, ठीक है, और ग्रासलैंड की ग्रोथ के लिए सबसे पहले कौन से टाइप का टेम्परेचर चाहिए, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो माइल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए। तो हमेशा आप देख लेना ये सारी एक्टिविटीज़ उसी लैटिट्यूड के ऊपर की जा रही हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और जिस सभी ग्रासलैंड्स को अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो सभी एरियाज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रास लैंड नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। इनका नाम यहाँ पे है प्रेरीज, PRARIES, प्रेरीज, ओके। सेम टाइप ऑफ ग्रास लैंड यहाँ है सेंट्रल अमेरिका एंड नदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। इनको यहाँ पे बोलते हैं लेलानोस, ओके। आगे उसके बाद नेक्स्ट वन साउथ अमेरिका का बेसिकली ईस्टर्न साइड है, लेकिन मेन कंट्री यहाँ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील आते हैं। और अर्जेंटीना में इन ग्रासलैंड्स के नाम जो हैं इनको बोल देते हैं पंपास भी कह देते हैं, ओके, याद रखना, ओके। अनदर वन इन्हीं ग्रासलैंड्स को अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका और वी कैन से साउथ वेस्ट अफ्रीका, ओके, इस एरिया में इनका नाम है वेल्ड्स। सेम टाइप के जो ग्रासलैंड है इन्हीं को ही सेंट्रल एशिया में यहाँ इसको बोलते हैं
स्टेपीज, ओके। एंड इन्हीं ग्रास लैंड्स को ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स। ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका नाम है डाउन्स, DOWNS। और यहीं पे एक कंट्री और है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ, मैं कह सकता हूँ साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में उन्हीं ग्रासलैंड का नाम है कैंटेबरी। कौन सा है? कैंटेबरी। प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो ये सारे ग्रासलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग्रासलैंड्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको रिवाइज अच्छे से करना है। ग्रासलैंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। और एक चीज़ और, ये सारे ग्रासलैंड्स के लिए माइल्ड क्लाइमेट चाहिए, और ये सारा माइल्ड क्लाइमेट आपको यहीं हायर लैटिट्यूड पे मिलेगा, बिटवीन 25 to 45, इन्हीं के बीच में। आप देख सकते हो ये सारा सेम लैटिट्यूड के अंदर ही सभी ग्रासलैंड्स आपको मिलती हैं। सेम लैटिट्यूड सदर्न साइड में भी है, यू कैन सी, यहाँ देखिए आप, तो सेम लैटिट्यूड के ऊपर इस टाइप की ग्रासलैंड आपको मिलेंगे, अवे फ्रॉम द इक्वेटर मिलेंगे, ओके। और ये सारे कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के अंदर आने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप का जो एक्टिविटी है उसका नाम है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले इंटेंसिव होता है मैक्सिमम यूज़, ओके, एट ए लार्ज लेवल। सबसिस्टेंस होता है सेल्फ कंजप्शन, फार्मिंग होता है कल्टीवेशन। वो टाइप की कल्टीवेशन जिसमें जो भी एक्टिविटी की जाएगी बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है, लेकिन जो भी प्रोडक्शन होगी वो सेल्फ कंजप्शन, मतलब बेचने के लिए नहीं, उसको खुद खाने के लिए उस एक्टिविटी को किया जाएगा, ओके। चलिए इसमें मेन एरियाज़ कौन से आते हैं? मानसून एशिया, मानसून एशिया। वहाँ क्यों? सबसे पहला कि इस टाइप की एग्रीकल्चर को हाई इरिगेशन चाहिए, हाई इरिगेशन। तो सिंपल है भाई कि जब इरिगेशन ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में इनको क्या करोगे? कल्टीवेट करोगे। इस फार्मिंग को किया जाता है। तो ज़्यादा फॉल वाले एरियाज किस में आएंगे? मानसून रेन। तो जो भी मानसून रेन रिसीव करते हैं कंट्री, उन एरिया में ये टाइप की कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। इसके साथ में थोड़ी और क्लासिफिकेशन बता दूं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वेट पैडी होता है और होता है दूसरा विदाउट पैडी। वेट पैडी और विदाउट पैडी, ठीक है। वेट पैडी में प्रिंसिपल क्रॉप कौन सी होगी? राइस होगी, ओके। यहाँ पे मेन क्रॉप राइस होगी। राइस को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव। लेकिन दूसरी साइड विदाउट पैडी में प्रिंसिपल क्रॉप विल बी वीट, ठीक है, वीट होने वाली है। तो वीट को हमेशा क्या चाहिए? पानी कम चाहिए, तो ड्राई कंडीशन में भी ये ग्रो हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना। चलिए एरिया थोड़ा मार्क कर लेते हैं, कौन कौन से एरियाज आर देयर। पहला एरिया जो आपको दिया है वेट राइस, मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेट पैडी, तो वेट पैडी ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, जिसमें ये सारा इंडिया का कौन सा साइड है? सदर्न साइड। सदर्न कौन सा है? सदर्न पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया का जितना जो कोस्टल एरिया है, ये सारा एरिया किसके अंदर आएगा? ये आता है वेट पैडी। वेट पैडी कह सकते हो या वेट राइस कह सकते हो, ठीक है। वेट पैडी कल्टीवेशन के अंदर क्यों? क्योंकि सदर्न पार्ट में मानसून का सबसे पहले बिगनिंग होता है, तो इसलिए सदर्न पार्ट ज़्यादा रेन रिसीव करता है। जब ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा पानी कौन सी क्रॉप को चाहिए? राइस को चाहिए। और सेकंड वन, सदर्न वाला एरिया इक्वेटर के पास है, तो टेम्परेचर भी हाई है। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेन वी कैन से दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी आता है, ठीक है, एंड सदर्न वाला एरिया भी आता है, कोस्टल एरिया। और कुछ पार्ट चाइना का है, यहाँ यू कैन सी, एंड हेयर साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, अभी यदि हमने कलेक्टिवली इस चीज़ को बोलना है तो वो कौन सा है? पेनिसुलर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो ये कंट्रीज़ हैं जिसमें जापान इज़ आल्सो देयर। तो ये सारे कंट्रीज कम्स अंडर वेट राइस डोमिनेंट क्रॉप, ओके। अभी नेक्स्ट वन अगला जो है उसका है अदर देन पैडी। अदर देन पैडी मीन्स जो वीट राइस क्रॉप होगी, ठीक है, सॉरी वीट डोमिनेंट क्रॉप होगी। वीट को हमेशा कम पानी चाहिए, और वो हमेशा ही इंटीरियर ऑफ द लैंड में आपको वी कैन से टाइप की कल्टीवेशन वो मिलने वाली है, ठीक है। लैटिट्यूड सेम रहेगा, लेकिन वो एरिया ज़्यादा डोमिनेंट होंगे जहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि वीट को ग्रो करने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीरियर पार्ट में जो मिड इंडिया है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का कुछ एरियाज इज़ देयर, एंड चाइना का कुछ पार्ट इज़ देयर,
एंड रशिया का पार्ट इज़ देयर, तो वो सारा एरिया कम्स अंडर किसमें, अदर क्रॉप दैन पैडी, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल क्रॉप विल बी द वीट और विद पैडी प्रिंसिपल क्रॉप विल बी द राइस। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो ये एरियाज कम्स अंडर दिस। और जब कलेक्टिवली आपने बोलना हो तो कलेक्टिवली एशिया कॉन्टिनेंट इज़ द लीडिंग वन। एशिया राइस और वीट में सबसे लीडिंग कंट्री आता है, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ एरियाज़ और हैं जहाँ इंडोनेशिया आप देख सकते हो, तो इंडोनेशिया इज़ आल्सो लीडिंग इन राइस कल्टीवेशन। तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर से शो किया गया है, ठीक है, क्योंकि सेम क्लाइमेटिक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का प्राइमरी एक्टिविटीज़ का कैटेगरी। आगे है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आप देख सकते हो, एक्सटेंसिव में होता है लार्ज स्केल, बहुत बड़े लेवल, जिसमें साइज ऑफ द लैंड विल बी वेरी लार्ज, मशीन विल बी हाईली यूज, मोर मैकेनाइज, मोर स्पेशलाइज, स्किल्ड लेबर, मोर मनी रिक्वायर, लार्ज एरिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, सारी चीज़ इनपुट बहुत लेटेस्ट वे में यूज़ की जाएगी, लेटेस्ट मेथडोलॉजी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन विल आल्सो बी वेरी हाई, ज़्यादा होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। एंड अनदर वन बड़े लेवल पे होगी और उसमें मैक्सिमम पार्ट विल बी सोल्ड आउट, बाहर बेचा जाता है मार्केट में, तो क्या होगी, मनी मेकिंग, मनी अर्निंग होगा, तो प्रॉफिटेबल होती है, तो कमर्शियल है। ग्रेन मीन्स जो भी क्रॉप ग्रो की जाएंगी वो सारी ग्रेन फॉर्म में होती हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, है ना, बाजरा, ज्वार, वो सारी एरियाज। ओके, फार्मिंग कल्टीवेशन होता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और आपको मैंने पहले बता दिया, जब हर चीज़ बड़े लेवल पे होगी तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए, कैपिटल। तो जब कैपिटल चाहिए तो कैपिटल किन कंट्री के पास होंगी, डेवलप्ड, तो वो ऑल द डेवलप्ड कंट्री कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, जिसका नाम है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक लॉजिक और बताता हूँ, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए साइज ऑफ द लैंड बहुत बड़ा होता है, और इस टाइप की कल्टीवेशन को ग्रास लैंड्स के अंदर किया जाता है। ग्रास लैंड में के अंदर क्यों, क्योंकि ग्रास का साइज बहुत छोटा होता है। जब ग्रास को ग्रेज कर लिया जाता है एनिमल के द्वारा, तो उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू होता है, ठीक है। अनदर वन, वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस भी होती हैं और बारिश होती है, शॉरी रेन होती है, हैवी रेन नहीं होती, शॉरी रेन होती है। ओके, एंड सूटेबल फॉर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए एरिया मार्क कर लेते हैं। वो सारे ग्रासलैंड्स एरिया जो हम पीछे डिस्कस किया है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है, इसी के अंदर आती हैं, लेकिन एरिया थोड़ा कम है बस। नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हो वही ग्रासलैंड है जिसका नाम है प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका के। ओके, साउथ अमेरिका में वही है अर्जेंटीना में जिसका नाम है पंपस, ये ऑलरेडी वी हैव डन कर चुके हैं। एंड साउथ अफ्रीका में यही पार्ट है सदर्न टिप में, इसका नाम है वेल्स। एंड यहीं सेंट्रल एशिया में यूरेशिया वाला पार्ट है, एंड इसको बोलते हैं स्टेपीज। सेम ही ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, एंड न्यूजीलैंड के अंदर कैंटेबरी। तो ऑल दोज एरिया कम्स अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो एक लॉजिक आपको दिमाग में रखना है कि भाई ग्रासलैंड एरिया में, ग्रासलैंड्स एरिया में ग्रास बहुत छोटा होता है और छोटे ग्रास में कल्टीवेशन हो सकती है लैंड को ग्रेज करने के बाद, ठीक है। सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए जो भी ग्रासलैंड्स एरिया हैं वो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नाउ उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की कल्टीवेशन के ऊपर, जिसका नाम है एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग। पहले मिक्स फार्मिंग होता क्या है, मिक्स मीन्स होता है टू टाइप ऑफ वी कैन से एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ हम उसको परफॉर्म करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, पहला लाइवस्टॉक मतलब जो फार्मिंग होगी उसको करेंगे, प्लस उसके साथ ही होगी कल्टीवेशन। जब दोनों चीज़ों को साथ में किया जाएगा तो आपका खर्चा ज़्यादा आने वाला है। कल्टीवेशन में क्या होगा, वेरियस क्रॉप जिसमें वीट, राइस, रागी, बाजरा, ज्वार, ठीक है, sorghum, ये सारी क्रॉप्स विल बी कल्टीवेटेड। ओके, और सबसे प्रिंसिपल क्रॉप होता है फॉडर। क्या होता है, फॉडर। अभी ये फॉडर क्यों है बताऊंगा। उसके बाद लाइवस्टॉक में क्या होता है, वही शीप, गॉड, काउस एंड कैटल्स, ठीक है, और भी जो एनिमल है उनको
डोमेस्टिकेट किया जाएगा। जब दोनों एक्टिविटी को साथ में किया जाता है इसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार योर कल्टीवेशन और योर एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वी कैन से इज इन ए लॉस, क्योंकि ये सारी क्लाइमेट कंट्रोल करता है और क्लाइमेट कम या ज़्यादा होने के कारण, बारिश कम ज़्यादा होने के कारण इंटायर क्रॉप पे आपकी डैमेज हो सकती है। जब सारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी तो यू विल बी इन ए लॉस। यदि आप मिक्स फार्मिंग करते हो तो लाइफ स्टॉक भी साथ में करते हो तो योर लॉस विल बी रिकवर्ड बाय द लाइफ स्टॉक रियरिंग। ओके, इसलिए इस टाइप की कल्टीवेशन को किया जाता है। लेकिन जहाँ पे डबल आपका खर्चा होगा, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ फॉडर और फूड भी ग्रो करना है, अदर साइड आपको लाइफ स्टॉक भी करना है। लाइफ स्टॉक के लिए आपको वेटरनरी सर्विस, अनदर वन ब्रीड सिलेक्शन, शेल्टर और एरिया, लैंड, वाटर, ठीक है, और अनदर वन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, टेक्निक, मशीन, सारी चीज़ें चाहिए, स्किल्ड लेबर एंड ऑल, उसके लिए खर्चा चाहिए। और आपको क्रॉप्स में डालने के लिए यू नीड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, HYV सीड, लैंड, मशीन्स, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो इस टाइप की कल्टीवेशन हमेशा डेवलप्ड एरियाज़ में होती है, इनको दिमाग में रख लेना। और मिक्स फार्मिंग के अंदर एक टाइप का फार्मिंग होता है, इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। तो ये तो हो गया कुछ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन इसका। चलो अभी इसका एरिया देख लेते हैं, ये कौन से एरिया में आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसमें सबसे मेन पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे देखो। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन से? USA एंड कनाडा, इसका कंबाइंड पार्ट है। ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, और ये पार्ट ऑफ मैक्सिको आ गया इस साइड। एंड यदि हम यहाँ देखें तो अर्जेंटीना वाला पार्ट आ गया, अर्जेंटीना कंट्री है जहाँ साउथ अमेरिका में। हेयर इज़ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न टिप। एंड उसके बाद ये पार्ट है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इस कॉमन पार्ट बोलते हैं यूरेशिया। तो सेंट्रल यूरोप एंड वी कैन से नदर्न एशिया, ठीक है। तो इसको हम कंबाइनली बोल देते हैं यूरेशिया पार्ट। तो सेंट्रल यूरेशिया एरिया कम्स अंडर दिस, इसको मार्क कर लेना। एंड ये कुछ एरियाज ऑन द ईस्टर्न साइड आल्सो एशिया के, इनको भी दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ एरियाज़ किस में आते हैं? मिक्स फार्मिंग के अंदर आएंगे। और ये सारे एरियाज़ काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अर्जेंटीना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, और यहाँ आपका स्पेन है, फ्रांस, देन जर्मनी, पोलैंड, है ना। तो ये सारे एरियाज़, और मॉस्को, रशिया, यूक्रेन, ऑल कम्स अंडर मिक्स फार्मिंग। और यहाँ देखते हैं तो कनाडा, USA बोथ आर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। एंड ये सारे एरियाज मिक्स फार्मिंग के अंदर आने वाले हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल क्रॉप है फॉडर, इस चीज़ में इंटर क्रॉपिंग सिस्टम याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है डेयरी फार्मिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के अंदर जो सबसे पहले डेयरी फार्मिंग होता क्या है? डेयरी फार्मिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन द एनिमल फॉर मिल्चिंग पर्पस। मिल्चिंग मीन्स टू ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम दैम, मतलब कैटल से मिल्क लेना, उसको हम बोल देते हैं डेयरी फार्मिंग, ये याद रखना। ओके, तो डेयरी फार्मिंग में वो सभी कैटल को और एनिमल को रियर किया जाएगा जो दूध के लिए यूज़ होते हैं, जिनका मेन काम टू ऑब्टेन मिल्क। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए? ग्रास लैंड, क्योंकि ग्रास लैंड में क्या होता है? फॉडर। क्या होता है? फॉडर, फूड, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट ग्रास लैंड होंगे, लोग अपना फॉडर खुद ग्रो करेंगे, एंड सो दैट के जो इनपुट दी जाती है वो क्वालिटेटिव हो, तो आउटपुट भी क्वालिटेटिव होने वाली है। और कैटल की ब्रीड्स को ध्यान में रखा जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों डेयरी फार्मिंग के लिए ना कई आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। सबसे पहला टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करना है, उसके लिए सो मैनी रिसर्च एक्सपेरिमेंट, है ना, टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज, वो सारी चीज़ चाहिए। अनदर वन मशीन चाहिए आपको मिल्च करने के, मतलब दूध निकालने के लिए मशीन्स चाहिए। अनदर वन आपको स्किल्ड फॉर लेबर भी चाहिए, आपको अनदर वन लैंड भी चाहिए, आपको इसके बाद लैंड किसके लिए? फॉडर को ग्रो करने के लिए। अनदर वन आपको शेल्टर भी चाहिए, आपको एनिमल का ध्यान रखने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर भी चाहिए, ठीक है। अनदर वन आपको ब्रीड भी अच्छी चाहिए। तो ये सभी पार्ट के लिए आपको मनी चाहिए, तो इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। अनदर वन पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके लिए फास्ट ट्रांसपोर्ट इज़ रिक्वायर, और वो सारे रिसोर्स और जो ये पॉसिबिलिटीज जिन जिन कंट्री में मिलेंगी उस एरिया में आपको डेयरी फार्मिंग ज़्यादा मिलेगा। और इसमें सारे डेवलप्ड रीजन आएंगे, चलिए देख लेते हैं। जिसमें ईस्टर्न कनाडा है, ये देखिए ईस्टर्न कनाडा, ठीक है, कनाडा का ईस्टर्न साइड है। तो
ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। हेयर इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, जिसमें यूके है एंड उसके बाद फ्रांस है, देन डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ओके, एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्वे, फिनलैंड, ऑल कम्स अंडर दिस। और इसी में ही इस यूरोप के इसी जोन के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है डेनमार्क, वो मिलता है इसी के अंदर ही है डेनमार्क, ठीक है, MARK, डेनमार्क। अनदर वन, कुछ एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा साइड है, आप ऑस्ट्रेलिया का साइड देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये कौन सी साइड है, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड के कुछ एरियाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेयरी फार्मिंग, तो वो सारे एरियाज़ में डेयरी फार्मिंग बहुत लार्ज स्केल पे होता है। और डेयरी फार्मिंग जनरली किसके अंदर मिलेगा आपको, किसके नियर अबाउट मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड इम्पॉर्टेंट मार्केट्स, ठीक है, एंड बेटर कनेक्टिविटी। तो शहरों के पास आपको ये ज़्यादा एक्टिविटी मिलती है, क्यों, शहर ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और इंडस्ट्रियल सेंटर दूध को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, तो मार्केट बहुत बड़ी मिल जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, आगे हम जो भी प्लेसेस अभी प्रैक्टिस की हैं, ठीक है, डिस्कस की हैं, उनको थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फाइनल एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे मैंने इसमें एक आपको वर्कशीट दिया हुआ है। चलिए वन बाय वन वो प्लेसेस को मार्क करें और देखते हैं कौन कौन सी प्लेसेस दी हुई हैं और उनका क्या सूटेबल आंसर होना चाहिए। चलिए, पहले आपसे पूछा गया है मेजर एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, ठीक है, तो 1 नंबर देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, ये एरिया आएगा अमेजॉन बेसन, कौन सा आएगा, अमेजॉन बेसन इन साउथ अमेरिका। आपको इस हिसाब से आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, मैप पे लिखिए, शीट पे लिखिए, और आपको ये मैप को रिमूव करके अपने क्वेश्चन पेपर से कहाँ लगाना है, अपनी शीट के साथ लगाना है, ठीक है, तो उसका आपको ज़्यादा स्कोर भी ज़्यादा मिलेगा और इन चीज़ों को डिमार्केट हमेशा ही मैप्स के ऊपर करना होता है, ठीक है। अनदर वन, सेकेंड वन, मेजर एरिया नोमैडिक हर्डिंग का है, तो आप नंबर 2 देख सकते हो, ये दिया है, तो इसको सहारा अफ्रीका एरिया बोलेंगे, सहारा अफ्रीका, एंड इस साइड में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और इसको सहारा अफ्रीका बोलेंगे, इसका नाम है सहारा ऑफ अफ्रीका। तो प्लीज़ साथ में लिखते जाइए क्योंकि मुझे टाइम के साथ ही इसको अरेज करना पड़ता है, ठीक है। अनदर वन, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, कमर्शियल मीन्स फॉर प्रॉफिट, लाइव स्टॉक एंड रेयरिंग। मैंने ग्रासलैंड्स के नाम बताए थे कितने, 6, और 6 में से कोई एक पूछा गया है, देख लेते हैं कौन सा पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए कौन सा है, थर्ड पॉइंट इज़ हेयर, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड्स पूछे गए, इनका नाम है प्रेरीज, प्रेरीज, ठीक है। अनदर वन, आगे चलते हैं, आगे आपको यदि यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हो तो USA लिखिए, यदि ग्रासलैंड का नाम लिखा है तो प्रेरीज और प्रेजी और ब्रैकेट में USA डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। आगे अनदर वन, आगे है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में नंबर 4 पे आप देख सकते हो ये एरिया दिया है, यहाँ ये एरिया, ये सारा एरिया, ठीक है, तो ये एरिया किस में आता है, यूरेशियन, यूरेशिया यूरोप और एशिया का कंबाइंड पार्ट है ना। और यहाँ पे नेम ऑफ द ग्रासलैंड मैंने बताए थे किसके लिए, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ होती है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के नाम क्या था, स्टेपीज, क्या था, स्टेपीज, इस चीज़ का दिमाग रख लेना, ओके। अनदर वन, फिफ्थ, जो फिफ्थ वाला एरिया है आपसे क्या पूछा गया जी, फिफ्थ, मेजर एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग, तो नंबर 5 आप देख सकते हो, तो 5 नंबर आपको यहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए ये एरिया पूरा ये मिक्स फार्मिंग के अंदर आता है, तो जिसमें सेंट्रल यूरोप आएगा एंड नदर्न पार्ट ऑफ एशिया कम्स अंडर दिस, जिसमें यूक्रेन, USA है ना, तो वो सॉरी यूक्रेन, रशिया, ठीक है, एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप कम्स अंडर दिस में, जिसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी है ना, ग्रीस, स्वीडन, वो सारे एरियाज कम्स अंडर मिक्स फार्मिंग, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। एंड आगे लास्ट वन इज़ आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, तो ये एरिया दिया है यहाँ, मैंने ये बता दिया था आपको, यूरोप है, यूरोप को क्लासीफाई कर लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, तो ये कौन सा एरिया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किसका, यूरोप का,
तो इसको नॉर्थ वेस्ट यूरोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया किसके अंदर आएगा, आपका डेयरी फार्मिंग के अंदर। होप आपको ये प्लेसेस क्लियर हो गई होंगी एंड इनको प्रैक्टिस कीजिए। और अभी हम शुरू करते हैं बुक नंबर 2 के सॉरी बुक नंबर जो 1 का है। एक चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी हो चुका है, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके बाद हम बुक नंबर 2 के मैप भी साथ में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको जो सेकेंडरी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो सिर्फ 4-5 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रियल रीजन। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, सबसे पहले मैं मार्क करूँगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन जो बी नंबर दिया हुआ है, इसका नाम है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। आईटी को हम हाईटेक इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। और सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपॉल है। टेक्नोपॉल होता है टेक्नो प्लस पोल्स, पोल्स होता है सेंटर, किसका सेंटर, टेक्नोलॉजी का। जितनी भी वर्ल्ड की टॉप आईटी सेक्टर कंपनीज हैं, सोशल मीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, एप्पल, तो ऑल दोस्त इंडस्ट्रीज आपको सिलिकॉन वैली में मिलती हैं। सिलिकॉन वैली किस साइड है, यूएसए के वेस्टर्न साइड है। ये वेस्टर्न साइड आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक डॉट से मार्क कर दूं, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली। स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया, मैं सीए लिख देता हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट है। सांता क्लारा वैली है, ठीक है। एंड सैन फ्रांसिस्को जगह का नाम है, और सियाटल सिटी का नाम है, और इंडस्ट्रियल रीजन का नाम है सिलिकॉन वैली। याद रख लेना जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। ओके, अनदर वन, एक प्लेस आपको यहाँ पे दी हुई है ए वाला, ये यूरोप के अंदर है। यूरोप में ए प्लेस है। यूरोप में कौन सी कंट्री है, जर्मनी। जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा कोल फील्ड है जिसका नाम है रूहर। ये रूहर ना इंडस्ट्रियल रीजन हुआ, क्यों, कोल के साथ और क्या चीज़ मिलती है जहाँ, कोल प्लस आयरन। जब कोल एंड आयरन दोनों इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं और दोनों हेल्प करते हैं आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करने में, तो इसलिए रूहर के आसपास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल के ऊपर डेवलप हुई। जब लार्ज स्केल के ऊपर डेवलप हुई तो इसमें मेन चीज़ क्या थी कि जो रूहर है वो 80% प्रोड्यूस करता था जर्मनी की स्टील, लेकिन वो रूहर में जो इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री क्या थी, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और जब ट्रेडिशनल होगी तो ओल्ड मेथड होते हैं, और पुराने तरीक़ों से आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें वेस्ट ज़्यादा होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद उस एरिया में कंजेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, है ना, बाकी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कंसर्न दिखाया इसकी तरफ, और वहाँ पे वो इंडस्ट्री को बंद करवाया ट्रेडिशनल को। इसलिए उस एरिया की जो रूहर का जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन था वो डिक्रीज़ हो गया विद टाइम, ठीक है, क्योंकि ड्रॉबैक्स ज़्यादा थे इंडस्ट्री के और प्रॉफिट कम था। इस चीज़ को दिमाग में रखना। और इसको बोलते थे ओल्ड रूहर। अभी इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी जगह नई इंडस्ट्री लगा दी ताकि रूहर की इकॉनमी को कोई इफेक्ट ना हो। तो न्यूअर इंडस्ट्री कौन सी, कार असेंबल प्लांट लगा दिए, यूनिवर्सिटीज़ बना दी, केमिकल इंडस्ट्री लगा दी, और साथ में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश की, जिससे इकॉनमी बनी रहे। और इस टाइप की इंडस्ट्रियल रीजन को बोलते हैं न्यू रूहर। क्या बोलते हैं, न्यू रूहर। तो 2 टाइप के रूहर हैं, ओल्ड एंड न्यू, पास पास नहीं है, ठीक है। न्यू वी कैन से आफ्टर रिप्लेसिंग द ओल्ड इंडस्ट्री उसको फॉर्म किया गया, एंड जो पुरानी इंडस्ट्री थी वो आयरन एंड स्टील थी, और रूहर कोल्ड फील्ड, उसको हम बोल देते हैं ओल्ड रूहर, याद रखना। ओके, जो बी वाला पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सी में यहाँ है बच्चे, यहाँ पे ना एक इंडस्ट्रियल रीजन है जिसका नाम है अपलेशियन। कौन सा है, अपलेशियन। अपलेशियन क्या है, एक माउंटेन है। कौन सी साइड है, यूएसए की कौन सी साइड है, ये साउथ ईस्ट साइड, याद रखना, साउथ ईस्ट। और ये एरिया ना आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आयरन के साथ और क्या होगी, कोल अच्छा मिलता है, और दोनों इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं, आयरन एंड स्टील। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सेंटर था आयरन एंड स्टील का वर्ल्ड में, ठीक है। अनदर वन, यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। ये पिट्सबर्ग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। बट अभी इसको ना रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बोलते हैं, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। रस्ट क्या होता है? रस्टिंग होना। किसको? आयरन को। जब आयरन को रस्ट लग जाए तो क्वालिटी विल बी डिग्रेडेड। तो इस यहाँ पे जो आयरन मिलता था उसकी क्वालिटी इज़ गेटिंग डिग्रेडेड, लोअर होती है, जिसकी वजह से इसको रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बोलते हैं। नेम है पिट्सबर्ग, कहाँ पड़ता है? अपलेशियन रीजन में, ठीक है, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए। आगे उसके बाद लास्ट एरिया जो डी दिया है यहाँ आप देख सकते हो, ये ना लेक्स हैं, इन लेक्स को बोलते हैं ग्रेट लेक्स रीजन। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आयरन के लिए। सुपीरियर लेक है, आयरन बहुत निकलता है, जहाँ आयरन निकलेगा वहाँ पे कोल का अवेलेबिलिटी इज आल्सो देयर, दोनों इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए। तो ग्रेट लेक रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी मार्केट जहाँ पे शिकागो इज़ वन ऑफ दैम, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लेबर मिल जाती है, सूटेबल क्लाइमेट है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। अभी जब भी हम सारे इंडस्ट्रियल रीजन देखें तो उसमें 3 इंडस्ट्रियल रीजन अकेले यूएसए में हैं। सिलिकॉन वैली ऑलरेडी टोल्ड, ग्रेट लेक ऑलरेडी टोल्ड, एंड अपलेशियन ऑलरेडी टोल्ड। एक है जर्मनी में, यहाँ जर्मनी। तो ये चारों इंडस्ट्रियल रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क्ड टू यू फॉर मैप वॉक, पूछा जा सकता है। तो सभी इंडस्ट्रियल रीजन का आपको पता होना चाहिए। रूहर, ग्रेट लेक, अपलेशियन एंड सिलिकॉन वैली। तो जो सिर्फ एक को छोड़ के जो आईटी सेक्टर है, बाकी सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चल जाते हैं। इंडिया लेवल के जो मैप्स हैं, सिर्फ एक चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उसको कवर करते हैं। पहला जो मैप आएगा एग्रीकल्चर का वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है, इंडिया में, और इसकी प्रोडक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। और राइस इज़ द लीडिंग, यदि आपसे पूछा जाए ना कि ग्रेन क्रॉप में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोडक्शन किसका इंडिया में, तो वो राइस का है। सेकंड वन क्या आता है? सेकंड वन व्हीट का नाम आता है। वो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरा एडुकेट रेनफॉल होती है इंडिया में, ठीक है, और फर्टाइल सॉइल है। ये 3 मेजर फैक्टर हैं, ठीक है। चौथा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोशल फैक्टर, उसमें है फूड स्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों का। अरे भाई लोगों का खाना क्या है? राइस है। तो पीपल यूज़ टू हैव क्या है? राइस एंड फिश। ज़्यादा सदर्न पार्ट में ज़्यादा राइस एंड फिश यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा ही नदर्न और कोस्टल एरियाज़ में राइस तो मेन पार्ट एक कंपोनेंट है डाइट का, तो इसलिए इसको दिमाग में रख लेना। तो इसलिए ये लीड करता है कि भाई फोर्स करेगा कंट्री को राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसलिए इंडिया राइस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। नाउ एरियाज, अभी एरिया ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइमेटिक कंडीशन पता होना चाहिए। राइस की कल्टीवेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर, ओके, हाई रेन, क्योंकि पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो एरिया इसके अंडर आएंगे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेन मिलेगी। और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेन आपको कहाँ मिलता है? बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कोस्टल एरिया, क्योंकि जहाँ पे मानसून सीजन आता है, मानसून रेन से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वाटर अवेलेबिलिटी। ईस्टर्न कोस्टल एरिया आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे मानसून सीजन, उसकी रेन, ओके, प्लस हाई टेम्परेचर, क्योंकि इक्वेटर के पास आ गया, ओके। तो ये तो सूटेबल कंडीशन होगी। अनदर वन, ये एरियाज जो आ गया जहाँ, ये एरिया है बेसिकली ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, ये एरियाज कम्स अंडर दिस, ये सारे आने वाले हैं, ओके। एंड उसके बाद ये इंडिया का नॉर्थ साइड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, इट आल्सो कम्स अंडर दिस राइस प्रोडक्शन। अभी राइस की प्रोडक्शन को हम ना 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक मेजर एरियाज, एक माइनर एरियाज। मेजर एरियाज में कौन से होते हैं? मेजर मीन्स लीडिंग स्टेट, कि वो एरियाज जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन की जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है, और उसको हम स्टडी करने वाले हैं। जिसमें पहला पार्ट इज जो जहाँ दिया हुआ है राइस का, हम देख लेते हैं। यदि स्टेट वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, पहले लीडिंग करते हैं मेजर एरियाज। मेजर एरियाज में सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे 2 से 3 क्रॉप राइस की ले जाती हैं एक साल में, ठीक है। ऑस, अमन एंड बोरो, उसके नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनको याद रख लेना। उसके बाद सेकंड वन तमिलनाडु आता है,
देन बिहार आता है, बिहार के बाद उड़ीसा एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हो जहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है, एंड तेलंगाना का एरिया है, एंड मध्य प्रदेश का एरिया है, यूपी का ईस्टर्न पार्ट है, और असम इज़ आल्सो लीडिंग। ये देखिए असम का एरिया है, ये भी लीडिंग है किसमें, राइस की प्रोडक्शन में। तो ये हम कॉमनली यदि आपने कलेक्टिवली बोलना हो, आप बोलिए कि साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर लीडर, वी कैन से आर लीडिंग इन किसमें, राइस प्रोडक्शन। यदि हम बात करें माइनर एरियाज, मतलब एरिया और भी हैं, लेकिन वहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन विल बी द ट्यूबवेल इरिगेशन की जाती है, क्योंकि बारिश तो कम होती है, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन विल बी ट्यूबवेल, वेल एंड ट्यूबवेल को यूज़ किया जाएगा, जिसमें पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, मध्य प्रदेश का सेंट्रल पार्ट है, गुजरात का एरिया है, और वेस्टर्न साइड ऑफ आप कह सकते हो महाराष्ट्र है, देन कर्नाटका का कुछ एरिया है, केरला का है, तमिलनाडु एरिया इज दिस, आंध्र प्रदेश है, इंटीरियर साइड ऑफ तेलंगाना है, ठीक है। तो ऑल कम्स अंडर द माइनर एरियाज अंडर राइस कल्टीवेशन, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन वीट सेकेंड सबसे लीडिंग क्रॉप है, ठीक है, जो फूड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और वीट एंड राइस दोनों इंडिया की सबसिस्टेंस क्रॉप्स हैं, कमर्शियल नहीं है, क्योंकि सारा कंजप्शन घर के अंदर ही हो जाता है, तो बाहर सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, यदि हम वीट का देखें तो वीट में सबसे मेन चीज़ इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड लो रेंज चाहिए। हाँ, हार्वेस्टिंग के टाइम थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए, लेकिन अदरवाइज इसके लिए पानी कम चाहिए, इसको लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप बोलते हैं। चलिए थोड़ा एरिया देख लेते हैं। ज़्यादातर आपको ये नदर्न एरिया में मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हमेशा ही नदर्न साइड मिलता है, जहाँ ड्राई क्लाइमेट है, जिसमें जिस एरिया में फ्रॉस्ट पड़ती है, ठीक है, कोहरा आपको पड़ता है, अनदर वन टेम्परेचर बहुत नीचे चल जाता है 4-5 डिग्री के अराउंड, ठीक है, तो वो एरिया काफ़ी सूटेबल है इसके लिए। और जितना इसको पानी चाहिए वो सारा वेल एंड ट्यूबवेल से हो जाता है, इसलिए वेल एंड ट्यूबवेल हाईली यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। सबसे लीडिंग प्रोडक्शन बेसिकली यूपी की है, देन उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, अनदर वन इज़ उत्तराखंड है, राजस्थान का एरिया है, और मध्य प्रदेश का एरिया है। तो ये सारे एरियाज़ किस में आती हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट प्रोडक्शन। और कुछ एरिया जैसे बिहार है, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ यूपी है, और उसके बाद साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान है, पार्ट ऑफ गुजरात है, महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश है। इट कम्स अंडर द माइनर प्रोडक्शन, ठीक है, माइनर में आती हैं। और यदि मैं सबसे लीडिंग प्रोडक्शन बोलूँ, सबसे लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ यूपी की है। और यदि मैं बोलूँ कि पर यूनिट एरिया के हिसाब से, मतलब कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए पंजाब का नंबर सबसे पहले आता है, इसको दिमाग रखना, ठीक है। एंड इस चीज़ को ग्रीन बास्केट ऑफ इंडिया पंजाब को बोलते हैं, ग्रीन यानी वीट बास्केट ऑफ इंडिया, वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, ठीक है। नाउ उसके बाद आगे चलते हैं, कॉटन एंड जूट आल्सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं। बेसिकली ये दोनों प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और कैश क्रॉप्स हैं। डिमांड बहुत हाई हो रही है, जिसकी वजह से ये कॉटन एंड जूट को एक कमर्शियल क्रॉप्स में कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया में कॉटन और जूट का काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि कॉटन की जो बेसिकली लिंक्ड है वो हिस्टोरिकल टाइम से है। इंडिया के बहुत से एरियाज़ यहाँ पाकिस्तान के अंदर थे जो कॉटन ग्रो करते थे, लेकिन पार्टीशन के टाइम वो सारे पाकिस्तान चले गए, इंडिया का बहुत लॉस हुआ। अभी इंडिया के पाकिस्तान के साथ अटैच्ड सारे एरियाज़ ही एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ माइनर एरियाज़ भी हैं, उनको भी देखेंगे। और जूट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो होती है। और एक चीज़ और, जूट में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश के बाद इंडिया का नाम ही आता है जूट प्रोडक्शन में, और दोनों क्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एरिया देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एरिया जब देखें, कॉटन का एरिया इस यदि कलेक्टिवली बोलना है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब का कौन सा साइड है, पंजाब का ये है साउथ वेस्ट साइड, ये नॉर्थ राजस्थान है, और लास्ट वन ये वेस्टर्न साइड ऑफ हरियाणा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न साइड ऑफ हरियाणा। ओके,
एंड ये सारा एरिया किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ अटैच करता है, तो इसकी कुछ एरियाज़ पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनको हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया का स्टडी कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, जिसमें पंजाब हरियाणा ये सारे एरियाज आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न। ओके, नाउ आगे राजस्थान का कुछ एरिया है, सदर्न राजस्थान, यू कैन सी पार्ट ऑफ गुजरात एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये तीनों स्टेट आर द लीडिंग वन इन कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन बहुत अच्छी होती है। यदि मैं एक स्टेट बोलूँ तो एक स्टेट सबसे लीडिंग इज़ महाराष्ट्र, सेकंड वन इज़ गुजरात, थर्ड वन इज़ मध्य प्रदेश। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बच्चे। ब्लैक सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट, और ब्लैक सॉइल बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में यहीं पे ही आपको मिलता है। अनदर वन, आगे पार्ट ऑफ कर्नाटका इज़ आल्सो देयर, एंड आंध्रा प्रदेश का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज़ किस में आते हैं, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, नॉर्थ टू साउथ हर एरिया कॉटन में है, और कौन सी साइड है, वेस्टर्न साइड, चाहे वो नॉर्थ वेस्टर्न लगाइए चाहे वो साउथ वेस्टर्न लगाइए, ठीक है। तो ये सारा एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर किसके लिए, फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं जूट। जूट के लिए आपको ज़्यादातर हॉट टेम्परेचर चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, यहाँ पे देखिए। तो इसमें सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया का जूट का वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ और कौन सा है, बिहार है, देन असम सेकंड वन है, बिहार थर्ड वन है, उड़ीसा फोर्थ वन है। तो ये 4 स्टेट जूट प्रोडक्शन में काफ़ी लीडिंग है। जूट की डिमांड इज़ गेटिंग हायर डे बाय डे, ठीक है। कारपेट, बास्केट्स, ठीक है, उस कॉटन उस सभी पार्ट के लिए जूट इज़ यूज्ड, इसको दिमाग में रख लेना। इट कम्स अंडर कॉटन एंड जूट प्रोडक्शन, वी कैन से लीडिंग प्रोडक्शन इन इंडिया। नाउ आगे चलते हैं। आगे आपको दिया शुगर केन। शुगर केन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुगर केन में सबसे पहली क्रॉप है जो ग्रो थ्रू आउट द ईयर, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होता है, ग्रो थ्रू आउट ईयर, पूरा साल इसको ग्रो किया जाता है, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ यदि हम इसका लीडिंग प्रोडक्शन देखें शुगर केन का, कहाँ पे होगा। शुगर केन के लिए ना आपको शुरू में पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एंड में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए मॉडरेट चाहिए, और इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। और जिसे लीडिंग प्रोड्यूसर हम देखें तो लीडिंग प्रोड्यूसर यूपी है। उसके बाद इसमें पार्ट ऑफ बिहार इज़ आल्सो देयर, पार्ट ऑफ झारखंड इज़ आल्सो देयर, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ये सारे एरियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब के अंदर देयर इज़ वन डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो सबसे ज़्यादा लीडिंग है, गुरदासपुर, ठीक है। गुरदासपुर पठानकोट के पास है, अमृतसर के पास, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इसका शुगर केन का। आगे उसके बाद गुजरात का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का कुछ एरिया। एक चीज़ और बता रहा हूँ, कॉटन एंड शुगर केन बोथ कैन बी ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, तो इसलिए सदर्न इंडिया में ब्लैक सॉइल में इस चीज़ को ग्रो किया जाता है, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ हैं शुगर केन की, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नीचे आ रही हैं। क्यों, एक तो लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, दूसरा सूटेबल सॉइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो सो मेनी अदर रीजंस आर देयर, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन, तो ये ईस्टर्न साइड में भी है। कौन सा साइड है ये, ईस्टर्न, ईस्ट एंड साउथ, कौन सा एरिया है, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, और हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कम्स अंडर शुगर केन प्रोडक्शन, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है। सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश, दिमाग में रखना। नाउ आगे चलते हैं टी एंड कॉफ़ी। ये बेसिकली लास्ट मैप है आपके लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का, एंड लैंड टी एंड कॉफ़ी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड बोथ आर प्लांटेशन क्रॉप और कैश क्रॉप्स हैं, और स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। यदि हम टी एंड कॉफ़ी के लिए देखें, दोनों के लिए सेम टाइप का टोपोग्राफी चाहिए, क्या, स्लोप्स पे ग्रो होती है, ठीक है, ऐसे, और हाइट चाहिए थोड़ी सी, और इसके लिए जो टेम्परेचर है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कोल्ड ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए, और शॉरी रेन होनी चाहिए, पानी इसकी रूट्स में नहीं खड़ना चाहिए, और इस टाइप की कल्टीवेशन टी एंड कॉफ़ी के अंदर आएगी, स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। इंडिया टी और कॉफ़ी की अच्छी ब्रीड के लिए, अच्छी एक यू कैन से कैटेगरी के लिए वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। चलिए बात करते हैं कौन से एरिया टी के लिए, कौन सा
कॉफ़ी के लिए। टी के लिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बच्चे असम, इसको मार्क कर लेना, असम सबसे लीडिंग है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इज़ इन दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग प्लेस कहाँ पड़ती है, यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हो ना, यहाँ ये वेस्ट बंगाल का एरिया है दार्जिलिंग, जहाँ दार्जिलिंग में इंडिया की सबसे बेस्ट टी कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। दार्जिलिंग पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम लीडिंग है सबसे ज़्यादा वाला। उसके बाद हिमाचल का कुछ एरिया इज़ देयर बट मैप में नहीं दिया हुआ, इसको मार्क कर लेना। यदि हम बात करें कॉफ़ी, ठीक है, को कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा लीडिंग है कर्नाटका वाले एरिया में। नेम ऑफ द प्लेस इज बाबा बुड्डन शाह हिल्स, नीलगिरी के पास पड़ता है, एंड हेयर इज़ पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका कम्स अंडर दिस। तो इंडिया कॉफ़ी का भी काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है। और फ्लेवर वाइज कॉफ़ी की बहुत हाईली प्रोडक्शन होती है। इंडिया में ना 2 टाइप का कॉफ़ी मिलता है, एक है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, अरेबिका एंड रोबस्टा, ठीक है। ARABICA अरेबिका, रोबस्टा RUBUSTA रोबस्टा। तो ये कुछ टाइप की कॉफ़ी कैटेगरीज आर देयर जो इंडिया में काफ़ी लीडिंग है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके मैप वर्क 3 चैप्टर के मैंने कंप्लीट किए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2 में से लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में बता दूं, ये चैनल जनरली ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं और टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए बनाया गया है। यदि इस चैनल के थ्रू पढ़ाए जाने वाली मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स आपको इफेक्टिव लगती है और यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास और 10th और 12th क्लास के लिए स्पेशली जितना भी सिलेबस है उनको ऑर्डर वाइज और चैप्टर वाइज और सिलेबस टॉपिक वाइज वीडियो बनाई जा रही हैं। और चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।